एक बला की खूबसूरत हीरोइन, एक टॉप मॉडल जो क्राइम पेट्रोल और तमाम म्यूजिक एल्बम में काम भी कर चुकी है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी मॉडल की है। नाम है मानसी दीक्षित। मानसी को नाम कमाना था माया नगरी मुंबई में, उसे अपनी एक अलग पहचान भी बनानी थी और तमाम जितनी भी टॉप एक्ट्रेस हैं उसमें शामिल होना था, उसका एक सपना था। मानसी जब 14 साल की थी तो जब मिस कोटा, जो राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। महज 14 साल की उम्र में वो रनर अप बनी मिस कोटा के लिए। परिवार को लगा कि इसमें एक हुनर है, काबिलियत है, तो क्यों ना इसे ग्रूम किया जाए एक मॉडल बनाने के लिए, एक एक्ट्रेस बनाने के लिए। कोशिश कामयाब भी होती है और 19 साल की उम्र में जो मानसी है उसे मौका मिलता है तमाम बॉलीवुड वाले लोगों से जुड़ने का, उनके साथ काम करने का, यहाँ तक कि क्राइम पेट्रोल में भी मौका मिला, कई म्यूज़िक एल्बम में मौका मिला। और परिवार को भी खुशी थी कि कहीं ना कहीं जो मानसी है और जो सपना उन लोगों ने देखा था, मानसी वो सपना पूरा कर रही है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी स्टार बनेगी। फिर एक रोज़ एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर लिखा जाता है कि देखिए, मानसी दीक्षित जो कोटा की रहने वाली थी, उसकी लाश को सूटकेस में भरकर एक झाड़ियों के पास रखा गया है। पुलिस ने लाश को बरामद किया है। एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। जितने भी लोग मानसी दीक्षित को जानते थे, उसके अभिनय को समझते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन सवाल था कि ये सूटकेस में मानसी की लाश को किसने रखा होगा? कौन लोग हैं जो चाहते थे कि मानसी दीक्षित आगे ना बढ़ पाए? और जब ये खबर मुंबई पुलिस तक पहुंचती है तो महज मुंबई पुलिस 4 घंटे के अंदर कातिल के गिरबान तक पहुंच जाती है और कैसे एक कैब ड्राइवर हर चीज़ बताता है और लीड देता है मुंबई पुलिस को। और जैसे ही मुंबई पुलिस कैब ड्राइवर की बताई हुई जगह पर पहुंचती तो देखती जो कातिल है वो फर्श पर पोछा लगा रहा है और खून के आखिरी धब्बों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। कमरे में सामान बिखरा पड़ा है। तो आखिर कातिल का मकसद क्या था? और कातिल घर में पोछा लगा रहा था तो सूटकेस झाड़ियों के पास, जो उस घर से कोसों दूर है, वहां कैसे मिलता है? इसके बारे में बात करेंगे। नाम है मेरा दीपक सिंह, आप देख रहे हैं क्राइम तक। अब बात करते हैं इस कहानी के बारे में, तफसील से सुनिएगा। दरअसल जो पूरा वाकया है, ये पूरा वाकया 15 अक्टूबर 2018 का है। दोपहर के समय मुंबई शहर में एक अंधेरी इलाका है, वहां पर एक मिलत नगर नाम का जगह है जहां पर एक कैब बुक की जाती है ओला ऐप के जरिए। सांता क्रूज एयरपोर्ट के लिए बुक की जाती है। कहाँ से? मिलत नगर, जो कि अंधेरी इलाके में है मुंबई के, वहाँ से सांता क्रूज एयरपोर्ट के लिए ओला कैब पर बुक की जाती है। टैक्सी ड्राइवर का नाम है, यहाँ पर आपको नाम बदल के बता रहा हूँ, नाम है उसका सौरभ। नाम बदला हुआ है ताकि उसकी असली पहचान छिपाई जा सके, क्योंकि ये इस कहानी का एक तरीके से हीरो है, क्योंकि इसी की वजह से इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई, वो भी सिर्फ 4 घंटे के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा। जो सौरभ, जो बदला हुआ नाम है कैब ड्राइवर का, वो जैसे ही देखता है कि एक रिक्वेस्ट आई है और जहाँ पे सांता क्रूज एयरपोर्ट जाना है, वो एक्सेप्ट कर लेता है और सीधे पहुंच जाता है उस आरोपी के पास, या कहे उस शख्स के पास जिसके पास एक सूटकेस रखा हुआ था। और लड़का महज दिखने में 19 से 20 साल का था। जैसे ही वो अपनी कैब लगाता है उसके घर के पास, लड़का कहता है कि डिक्की खोलिए, मुझे बैग को डिक्की में रखना है। अब बैग बहुत ज़्यादा भारी था तो वो लड़का कहता है कि भैया मेरी मदद कर दीजिए, डिक्की के अंदर सूटकेस रखना है। किसी तरीके से दोनों मिलकर सूटकेस डिक्की के अंदर रखते हैं। अब जो कैब ड्राइवर था उसे लगा कि हो सकता है कि इतना भारी बैग, तमाम तरीके के उसने लोग देखे हैं, सामान उठाया है, लेकिन इतना भारी भरकम बैग तो नहीं होना चाहिए। तो उसे लगा कि शायद कुछ होगा, सामान ज़्यादा होगा। वो डिक्की के अंदर रख देता है बैग और डिक्की बंद कर कहता है कि सर आप पीछे बैठिए और ओटीपी बताइए। इसके बाद ओटीपी बताई जाती है और कहा जाता है कि चलो एयरपोर्ट की ओर। महज कुछ ही किलोमीटर वो चले थे तो वो जो लड़का पीछे बैठा था, ओला ऐप के जरिए लोकेशन बदल देता है और कहता है कि जगेश्वरी एक जगह है, वहां पर ले चलो, मैंने लोकेशन बदल दिया है। अब एयरपोर्ट जाते जाते अचानक से रास्ता बदल दिया जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो अचानक से अपना लोकेशन और जो डेस्टिनेशन लोकेशन था उसे बदलता है और वो कर देता है गोरेगांव। अब जो ड्राइवर था वो भी इरिटेट हो रहा था, उसे लग रहा था कि जो ये कहाँ एयरपोर्ट जा रहे थे हम, कहाँ दूसरी जगह जाने लगे हैं, ये तो गलत है।
लेकिन वो देखता है कि जो मीटर था, जो ओला ऐप में जो पैसे थे वो बढ़ते हुए जा रहे थे, तो उसे लगा कि ये भी ठीक है, अब भैया को कहाँ जहाँ भी जाना है उसके लिए पैसे बढ़ेंगे, उसे पैसे मिलेंगे। अब इसी सिलसिले में उसने कुछ कहा तो नहीं, फिर धीरे धीरे ये गोरे गांव से अपना डेस्टिनेशन फिर बदलता है और मलाड की तरफ कर देता है। वो उससे पूछता है कि भैया अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपने एयरपोर्ट का डाला था, बार बार लोकेशन क्यों बदल रहे हो? आपकी लोकेशन बदलने की वजह से मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करना पड़ रहा है और आपको अलग अलग जगह लेके जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मलाड ले चलो, मलाड ले जाने के बाद आप मुझे एक माइंड स्पेस नाम की एक जगह है वहाँ पर छोड़ देना, वहाँ पर एक मेरा दोस्त आएगा जो मुझे पिकअप करेगा और फिर हम दोनों वहाँ से ऑटो से एयरपोर्ट चले जाएंगे। अब मलाड के बाद जो माइंड स्पेस नाम का जो जगह था वो थोड़ा सा सुनसान था, वहाँ पे झाड़ियाँ थी, जंगल थे। वो कैब ड्राइवर को कहता है कि आप इसी जगह मुझे उतार दो, मेरा दोस्त आने वाला है ऑटो से, हम दोनों साथ एयरपोर्ट जाएंगे। अब कैब ड्राइवर को पैसे मिल जाते हैं और जैसे ही वो कहता है कि डिक्की खोल दो, मुझे बैग बाहर निकालना है। बैग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। वो फिर से कहता है ड्राइवर साहब को कि ड्राइवर साहब आइए मेरी मदद कर दीजिए बैग निकालने में, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा भारी है। ड्राइवर पहले ही इरिटेट हो चुका था, क्योंकि तमाम बार बार वो जितने भी तरीके थे, वो लोकेशन बदल रहा था, बार बार उसे गाड़ी यहाँ से वहाँ घुमानी पड़ रही थी। वो मदद करने के लिए दोबारा आता है और डिक्की से उतारता है बैग को। उतारते वक्त उसे फिर से महसूस होता है कि ये बैग कुछ ज़्यादा ही भारी है। फिर भी उसे पैसे मिल चुके थे, ड्राइवर आगे की ओर निकल पड़ता है। और जैसा कि उसे बताया गया था कि कुछ समय बाद उसका एक दोस्त आएगा जिसके दोनों साथ मिलकर एयरपोर्ट चले जाएंगे। कैब ड्राइवर 2 से 3 किलोमीटर ही गाड़ी चलाता है। उसे लगता है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ है। लड़के ने जिस तरीके से कहा कि वो उसे एयरपोर्ट जाना था, वो जगह बदल रहा था, डेस्टिनेशन बदल रहा था, और जो बैग है कुछ ज़्यादा ही भारी थी। वो सिर्फ चेक करने के इरादे से अपनी गाड़ी को 2-3 किलोमीटर चलाने के बाद पीछे उसी जगह मोड़ता है जहाँ पर उसने उस शख्स को उतारा था। जैसे उस शख्स के पास वो पहुंचता है, पता लगता है कि उस जगह पर तो वो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बैग रखा हुआ है। बैग को पहली नज़र में देखते ही उसे धक्का लगता है। उसे लगता है कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। वो फौरन ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी देता है। पुलिस हेडक्वार्टर तक फ़ोन घुमाया जाता है। वहाँ से लोकल थाने में जितने भी लोग थे वो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं। अब जब तक ड्राइवर वहाँ तक पहुँचा था, वहाँ भीड़ लग चुकी थी। पुलिस वाले भी उस मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं और सूटकेस को भीड़ के सामने ही खोलना शुरू करते हैं। सामने ड्राइवर था और जैसे ही उस सूटकेस को खोला जाता है, अंदर से एक लड़की की लाश को फुल्ली पैक कर कर अंदर रखा गया था। रस्सी से गला घोटा गया था, उस रस्सी को भी उसी बैग में रखा गया था। लड़की कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन तमाम जब लोग देखते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं। उसमें इस तरीके से बातें सामने आई कि जो लड़की है वो बहुत ही अमीर है, उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और एक अच्छे घर से लग रही है। पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ यही सबूत था, लेकिन सामने खड़ा था वही ड्राइवर जिसने देखा था उस शख्स को और जिसने ये ओला ऐप के ज़रिए उस जगह पर पहुंचा था। ड्राइवर से पूछताछ की जाती है, ड्राइवर को थाने लेके जाया जाता है और ड्राइवर की निशानदेही पर जब ड्राइवर पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से उसे एयरपोर्ट जाना था, तमाम जगह चेंज होते गए, पुलिस उसकी बताई गई लोकेशन पर पहुंचती है जहां से उसने उस लड़की को पिकअप किया था। उसके आसपास के लोकेशन, उसके सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो पता लगता है कि लड़का जिस घर पे रहता था उस घर पर पुलिस अब रेड मार सकती है। अब जिस वक्त मुंबई पुलिस रेड मारने जा रही थी तब तक ड्राइवर भी साथ में था। जैसे ही पुलिस उसकी घर पर रेड मारती है, वही लड़का जो 19-20 साल का लड़का था जिसने सूटकेस झाड़ियों के पास छोड़ा था, वो पोछा लगा रहा था। घर पे सामान बिखरे पड़े थे और जो खून के धब्बे थे वो पोछे के कपड़े से उसे पोंछने की कोशिश कर रहा था। उसका मकसद था कि जितने भी सबूत हैं उसे मिटाया जा सके। जो सूटकेस उसने वहाँ पे छोड़ा है कभी भी पुलिस उस तक ना पहुँच पाए। अब इस लड़के का नाम क्या है? जब पुलिस उससे उसका नाम पूछती है तो पता लगता है उसका नाम है मुजम्मिल इब्राहिम सईद। ये हैदराबाद का रहने वाला है और मुंबई में एक कुछ सालों से रह रहा था। और कैसे इसकी मानसी दीक्षित के साथ दोस्ती हुई, क्यों इसने मानसी दीक्षित को मारा, ये तमाम तरीके के बड़े सवाल थे जो पुलिस को आने वाले समय में इब्राहिम से पूछताछ करना था। अब कहानी तो मैं आपको बताऊंगा कि इब्राहिम ने क्यों मानसी दीक्षित को मारा, इसके पीछे कहानी भी है और कहानी थोड़ी सी दर्दनाक है। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं मानसी दीक्षित की फैमिली के बारे में। मुंबई पुलिस एक टीम
कोटा भी भेजती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि जो मानसी दीक्षित है इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। पता लगता है कि जो मानसी दीक्षित है उनके जो पिताजी हैं वो रेलवे में काम करते थे। रेलवे में काम करने के दौरान उनकी मौत हो जाती है और जिसकी घर पर 2 बेटियां थी, माँ ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। तो बड़ी वाली बेटी को अनुकंपा के तौर पर रेलवे में नौकरी मिल जाती है। छोटी वाली जो बहन थी, जो कि मानसी दीक्षित थी, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। तो माँ और बहन ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए, अच्छी ट्रेनिंग दी, इसे इस तरीके से काबिल बनाया ताकि मुंबई जाकर सेटल हो सके, एक अच्छी एक्ट्रेस बन सके। ये तो कहानी मानसी दीक्षित की सामने आई। लेकिन अभी भी जो मुंबई पुलिस और तमाम जो सोशल मीडिया उस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, तमाम तरह की जो खबरें उठ रहे थे कि आखिर इब्राहिम ने मानसी दीक्षित को क्यों मारा और उसे सूटकेस में पैक करना क्यों किया, और इनकी दोस्ती कैसे हुई, इब्राहिम और मानसी दीक्षित की दोस्ती क्यों हुई। क्योंकि इब्राहिम देखा जाए तो बॉलीवुड से उसका कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब इब्राहिम को पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो भी कई चौंकाने वाले खुलासे करता है। वो कहता है कि वो हैदराबाद का रहने वाला था, पापा जो मर्चेंट नेवी में काम करते थे, अक्सर घर से बाहर रहते थे और वो नानी के साथ ही बचपन से मुंबई में रहता था। 5 साल से वो बॉलीवुड में जितनी पिक्चर होती थी उसे बॉलीवुड में काम करने का चस्का था, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब वो एक रोज़ मानसी दीक्षित की प्रोफाइल सोशल मीडिया पे देखता है तो उसे लगता है कि इससे दोस्ती करनी चाहिए। मानसी दीक्षित काम के सिलसिले में वो तो काम करती थी, टैलेंटेड भी थी, क्राइम पेट्रोल तमाम म्यूज़िक एल्बम्स में उसका नाम आ ही रहा था। लेकिन जब भी फ्री टाइम होती मानसी भी फ़ोन चलाया करते हो, सोशल मीडिया, फेसबुक, मैसेंजर, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें वहाँ पर वो लोगों, बॉलीवुड से जुड़े लोगों से बातचीत भी करती है। अब जो इब्राहिम है वो अपना एक फेसबुक आईडी बनाता है जहाँ पर वो लिखता है कि वो बहुत बड़ा एक्टर है और डायरेक्शन भी करता है और तमाम लोग उससे जुड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में वो मानसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। मानसी कुछ दिनों के बाद उसे एक्सेप्ट करती है और जैसे प्रोफाइल में पता लगता है कि वो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कई जगह वो काम कर चुका है, डायरेक्टर है, अभिनय कर चुका है। लेकिन ऐसा सच में नहीं था। उसने एक झूठी प्रोफाइल बनाई थी जिसके चक्कर में मानसी फंस जाती है और इब्राहिम इस बात को मानता है पुलिस के सामने कि उसका मकसद था कि किसी भी तरीके से मानसी को फंसाया जा सके। इसके बाद जो मानसी और जो इब्राहिम के बीच में रेगुलर बातें होती हैं, जब उस बातों को खंगाला गया, चैट को खंगाला गया, तो कहीं भी इस तरीके से तो नहीं लगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी प्यार वाला संबंध है, लेकिन दोस्ती थी। अक्सर ये कई रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं और रेस्टोरेंट में जब खाना खाने भी जाते हैं तो वहाँ पर ये दोनों मिलकर बॉलीवुड की ही बातें करते हैं, किस तरीके से एक्टिंग करनी चाहिए इसके बारे में बातचीत करते और यहाँ से इनकी दोस्ती बढ़ती हुई चली जाती है। फिर एक रोज़ कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि इब्राहिम को लगता है कि मानसी उससे हंसकर बात कर रही है, उसके साथ खिलखिला रही है, तो हो सकता है मानसी के लिए मानसी को फीलिंग आ गई हो इब्राहिम के लिए। तो इब्राहिम एक दिन कहता है कि मेरी जो नानी है वो घर पर नहीं है, तो फटाफट मेरे फ्लैट आ जाओ, हम एक फ़ोटो शूट करेंगे और उसके बाद तुम्हें एक अच्छा अभिनय मिल सकता है, एक अच्छी जगह एक्टिंग करने का मौका मिल सकता है। मानसी भी बताए गए एड्रेस पे पहुंच जाती है जो कि खुद इब्राहिम का घर था। इब्राहिम जैसे ही मानसी आती है इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। ये जो मैं पूरा वाक़या आपको बता रहा हूँ 15 नवंबर 2018 का है, 2018 का है, जहाँ पर पहली बार जब सामने मानसी को देखकर जो इब्राहिम है उसका मन डगमगाता है और उससे इधर उधर की बातें करना शुरू करता है। मानसी को लगता है कि उसने फोटो शूट के लिए यहाँ पे उसे बुलाया था, लेकिन वो फोटो शूट के अलावा वो सारी बातें कर रहा है जो पहली बार उसके लिए थोड़ी सी अजीब लग रही थी। अब धीरे धीरे जो इब्राहिम है उसके करीब आना शुरू कर देता है और उसे गलत तरीके से छूता है। इतने में मानसी भड़क जाती है और कहती है कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो और तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। इस पर इब्राहिम अपने मन की बात बताता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। मानसी गुस्सा होती है, उसे धकेलते हुए उस घर को छोड़कर भागने की ओर कोशिश करती है। पीछे से इब्राहिम स्टूल के जरिए उसके सर पर वार करता है। मानसी वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद इब्राहिम के अंदर का जो हैवान है वो जागता है और मानसी जब बेहोश थी उसके साथ रेप करता है और रेप करने के दौरान मानसी की आंखें खुल जाती हैं, वो होश में आ जाती हैं। फिर दोनों में झड़प होती है, लेकिन फिर भी इब्राहिम रुकता नहीं है और गुस्सा उसका इस कदर हावी हो चुका था, उसे लग रहा था कि बाहर जाकर ये उसकी पोल खोल देगी तो दुनिया में उसकी थू थू होगी, बदनामी होगी। वो जूते की लैस से मानसी का गला घोट देता है,
जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती, इसके बाद उसे लगता है कि इसकी मौत कंफर्म करने के लिए वो घर में एक रखी रस्सी को लाता है, उससे गला घोंटता है और जब तक घोंटते जाता है कि जब तक उसकी सांसें थम ना जाएं। कमरे में खून फैल चुका था, कई तरीकों से जो हाथापाई हुई थी। उसके बाद वो घर पे रखी एक बड़ी बैग को लेकर आता है, उसमें किसी तरीके से मानसी को फोल्ड करता है, फोल्ड करके रस्सी रखकर उसको कैब के जरिए झाड़ियों के पास पहुंचा देता है। अब जिस तरीके से जो कोटा में रहने वाली जो उनकी माता जी थी, जो उनकी बहन थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए थे और कभी भी मानसी कोई गलत हरकत नहीं कर सकती है। और यहाँ पर जो इब्राहिम था उसका मकसद था कि कैसे भी, जो क्योंकि मानसी उसे हंस के बात कर रही थी, उसे लग रहा था कि मानसी उसे प्यार करने लगी, उससे दोस्ती हो गई है, और यहीं पर इब्राहिम ने छेड़छाड़, रेप और मानसी को मारने का जो कृत्य किया वो कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने भी बहुत बड़ा सबूत बना। लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी ये जेल के अंदर बंद है और बेल की अर्जी पर अर्जी लगा रहा है इब्राहिम। लेकिन परिवार का कहना है कि जिस तरीके का इसने जो कृत्य किया है, बेहोशी कर रेप करने की जो कोशिश की है, ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता और इसे बेल मिलना भी गैर कानूनी होगा। तो फिलहाल के लिए तो जेल में बंद है, लेकिन जिस तरीके से जो कैब ड्राइवर ने इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने में मुंबई पुलिस की मदद की और महज 4 घंटे के अंदर, एक हत्या करने के बाद महज 4 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस उस कातिल तक पहुंच जाती है, एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। तो ये एक कहानी थी जिसमें जो कातिल था, उसका कातिल को लगा कि मैं एक बैग को किसी झाड़ियों के पास छोड़ दूंगा, घर के खून को मैं साफ कर दूंगा, तो पुलिस मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच सकती है। तो जो भी कातिल या जो भी क्राइम करने के बारे में सोच रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो उनसे कई ज़्यादा शातिर होते हैं। तो आप जितने भी शातिर हैं, आपसे 100 गुना शातिर पुलिस वाले हैं, जो आप तक कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।